Welcome back to our YouTube channel, that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic, that is our NCERT question answer from the chapter Federalism. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने फेडरलिज्म चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम जो करने वाले हैं इस चैप्टर के, हम आज एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा। तो आइए देखते हैं बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स में हमें क्या करना है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो दे रखा है वो दे रखा है कि ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया की क्या है बेटा, तो उसके ऊपर हमें कुछ स्टेट्स हैं जो कि आपके हैं, उनको आपको क्या करना है, लोकेट करना है। तो स्टेट्स आपके कौन कौन से दे रखे हैं, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। तो ये कुछ स्टेट्स हैं बेटा जिनको आपको बताना है। तो जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं, द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया विद द गिवन स्टेट, तो आप देख सकते हैं बेटा आपका सिक्किम यहाँ पे आपने लोकेट किया है, एक आपका मणिपुर है जो कि आपकी ईस्ट साइड में है, आपका लगभग सेंटर में मध्य प्रदेश के पास आपका छत्तीसगढ़ है, और गोवा आपका वेस्ट कोस्ट लाइन के ऊपर आपका एग्जिस्ट करता है। तो ये थे हमारे कुछ स्टेट्स जिनको हमने क्या किया बेटा, उनके ऊपर किया है। आइए देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड सेट द 3 फेडरल कंट्रीज। अब सबसे पहले देखो, अदर देन इंडिया में हमें कुछ फेडरल कंट्री बतानी है। जैसा कि हमारे इंडिया में फेडरल कंट्रीज़ को फॉलो किया जाता है, तो दूसरी कंट्रीज़ में भी आप फेडरल कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में हमें कुछ फेडरल कंट्रीज़ को शेड करना है। तो शेडिंग के साथ साथ हम बेटा उनका नाम भी लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फेडरल कंट्रीज़ की बात करें तो साउथ अफ्रीका है, या फिर रसिया है एंड ब्राज़ील है। दीज आर द 3 कंट्रीज विच आर द फेडरल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एज पर रूल्स अकॉर्डिंग टू इंडिया। जैसा कि इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन को फेडरल कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है, तो ये भी कुछ कंट्रीज हैं जिनमें रसिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और ब्राज़ील हो गया, जिनमें क्या किया जाता है बेटा, आपकी फेडरल सिस्टम को किया जाता है। पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। बेटा तो हमें कोई भी एक फीचर बताना है इन प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म में, दैट इज सिमिलर टू, एक तो सिमिलर होना चाहिए, एंड वन फीचर इज दैट, और एक ऐसा फीचर बताना है जो कि डिफरेंट होना चाहिए फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम से। क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो हमें 2 चीज़ें बतानी बेटा क्वेश्चन में, कि बेल्जियम के हमें एक सिमिलरिटी के बारे में भी बताना है और एक हमें उनकी डिफरेंस के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। The similarities between India and Belgium federalism is that both have a feature of holding together federation। बेटा तो हमारा क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस का मतलब है कि जो फेडरलिज्म है, बाई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, या हमारा सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशंस हैं, तो उसको हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। विच मीन इन दिस टाइप ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट डि नॉट हैव एनी राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन। बेटा तो हम बिल्कुल एक यूनियन कंट्रीज़ के रूप में माने जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट का एग्जिस्ट नहीं करता कि जो कि आपका हमारे यूनियन से अलग हो पाए, जिसमें हम देश को एक यूनिटी के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेल्जियम के लिए हमारा एक सिमिलर फीचर जो है वो हमारा होल्डिंग टुगेदर द फेडरेशन होगा, जो कि उनके बिल्कुल सिमिलर आएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द डिफरेंस, हमारा डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड बेल्जियम फेडरलिज्म इज दैट स्टेट गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सबऑर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ बेल्जियम गवर्नमेंट। लेकिन बेल्जियम गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है, इक्वल स्टेटस होता है। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि वो एक सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होती है। सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट का मतलब होता है बेटा कि इंडिया और फेडरलिज्म में जहाँ पे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जब आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है तो उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट। लेकिन जब आपके सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपका सेंटर अलग से वर्क करता है और आपका जो स्टेट होता है वो अलग से वर्क करता है, तो अपनी एक्सरसाइज जो करते हैं पावर को अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि दीज आर द, आपकी जो क्या है गवर्नमेंट आपकी है अलग अलग हैं। तो दोनों अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं, दिस इज़ द वन फीचर इन विच वी कैन से दैट द फेडरलिज्म इन इंडिया इज़ द होल्डिंग टुगेदर इज़ द सिमिलरिटी, एंड द पावर एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेडरलिज्म ऑफ द बेल्जियम एंड इंडिया। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है बेटा, डिफरेंस है। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4।
व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ए यूनिटरी वन। तो हमें बताना बेटा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमने चैप्टर के बीच में भी पढ़ा था, क्योंकि सारा चैप्टर हमारा फेडरलिज्म के बारे में ही है, जहाँ पे हमने यूनिटरी वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो उस क्वेश्चन को ही हम रिपीट करेंगे, दैट इज़ द कंसेप्ट जो आपका रिपीट होगा। आइए देखते हैं, और इसमें हमें एग्जाम्पल्स का भी इस्तेमाल करना है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में स्टेट किया गया है कि एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ हमें इसको बताना है बेटा। देखिए, इन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर विद द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें गवर्नमेंट शेयर जो करती है इन पावर को वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के साथ करती है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब होता है बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा आपकी यूनिट्स को फॉर्म किया गया है, उन यूनिट्स के साथ क्या करती है बेटा, उनके साथ अपना शेयर करती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेकिन देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स नहीं होती जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फॉर्म की जाती है, सिर्फ एक ही लेवल होता है बेटा गवर्नमेंट का, और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सब यूनिट होती हैं वो सबऑर्डिनेट होती हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। तो दैट इज द नंबर वन। सेकेंड, इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपकी ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट के टू डू समथिंग और टेक एनी एक्शन, ताकि एक्शन लिया जाए, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट बेटा। लेकिन अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा वो पास ऑन ऑर्डर कर सकती है टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार से हमारी जो फेडरल यूनिट होती है और हमारी जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वो क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी आती हैं, इंडिया आती है, यूएसए आती है और कनाडा आती है। वेर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें यूनिटी गवर्नमेंट्स में तो आपकी चाइना आती है, यूके आती है, फ्रांस आती है। नेक्स्ट आता है स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर द आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। देखिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो जिसका आपका जो आपका अमेंडमेंट डायरेक्टली रिलेटेड था आपकी लोकल गवर्नमेंट से, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था बेटा ये उससे रिलेटेड था। तो उसके बाद जो चेंजेज आए थे, व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट इज़ फेस बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो उनके द्वारा जो फेस किए गए थे कुछ हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में बताना बेटा क्या क्या चेंजेस आए थे, दैट इज़ द होल क्वेश्चन अबाउट। तो इसके बारे में आपका ये क्वेश्चन है। देखिए बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले की, द इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। जो इलेक्शंस होते थे बेटा वो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होते थे। वेयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इलेक्शन वर मेड कॉन्स्टिट्यूशनली। तो अब आपके जो गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शंस थे वो क्या होने लगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशनली होने लगे, मैंडेटरी टू बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल पे। तो हम बता सकते हैं कि जब तक हमारा अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो उससे पहले जो आपके इलेक्शंस होते थे दे आर नॉट हेल्ड एज रेगुलर इंटरवल्स, वो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही आपका अमेंडमेंट हुआ था तो उसके बाद क्या होते थे, वो रेगुलर इंटरवल्स पे होते थे। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 द लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव द ओन पावर। तो उसके पास बेटा लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर एंड रिसोर्स नहीं होते थे। लेकिन 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर इज ए शेयरिंग ऑफ पावर। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, आपका पावर का शेयरिंग हुआ एंड रिवेन्यू फ्रॉम द स्टेट। और इससे क्या आया बेटा, आपका रिवेन्यू आया बेटा स्टेट्स का फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को, जिसमें आपका जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ थी तो स्टेट की तरफ से उनके लिए क्या आने लगा बेटा, रिवेन्यू आने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो ये भी एक क्या था बेटा, डिफरेंस था। तो दो मेन डिफरेंस क्या थे, वन इज़ द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ द आपके इलेक्शंस का, जो कि आपके लोकल लेवल पे भी होने लगे आफ्टर द अमेंडमेंट। एंड सेकेंड वन इज़ द पावर एंड रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन द प्रीवियस पीरियड, एंड आफ्टर द अमेंडमेंट दे हैव द पावर and revenues from the state government to the government local bodies. In which we can say that there are two types in which we can say that there are 10 changes take place, that is regular interval of elections and the gaining of power and resources by the local government after the amendment. तो इस प्रकार हमारे रेगुलर इंटरवल होने लगे, और उसके अलावा हमारे जो पावर एंड रिसोर्सेज थे जो आपके स्टेट से हमें वो भी मिलने लगा। दीज आर द चेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट आफ्टर द अमेंडमेंट इन 1992। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स करने बेटा। देखिए
सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज ए डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, तो ध्यान रखना बेटा, अगर यूनाइटेड स्टेट की बात आएगी तो कमिंग टुगेदर है, दो ही तरह के होता है बेटा, फेडरेशन, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर एक जैसे फॉर्म, प्योर फॉर्म होती है बेटा जो फेडरेशन की होती है, फेडरलिज्म जहाँ पे अप्लाई होता है, और होल्डिंग टुगेदर में कुछ फीचर्स होते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्वासी फेडरल। होल्डिंग टुगेदर का क्वासी फेडरल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी कुछ ही स्टेट्स होते हैं बेटा जो प्योरली फॉर्म करती है फेडरलिज्म से, तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करेंगे तो कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन होगी। देखिए, सिंस द यूनाइटेड स्टेट इज ए डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। तो जहाँ पे आपकी कमिंग टुगेदर होगी, प्योर फॉर्म होगी बेटा, तो वहाँ पे क्या होगी बेटा, इक्वल पावर्स होगी, किसकी, आपकी जो आपकी फेडरेशन में आएगी। इक्वल पावर एंड स्टेट्स आर स्ट्रोंग विस फेडरल गवर्नमेंट। तो स्टेट्स क्या होते हैं बेटा, जहाँ पे स्टेट्स अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में होता है फेडरल गवर्नमेंट के रूप में। बट इंडिया इज ए होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। तो किस टाइप की फेडरेशन है बेटा, वो आपकी होल्डिंग टाइप की फेडरेशन है। सम स्टेट्स हैव मोर पावर देन अदर, कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट द पावर ऑफ, आप जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का जो है बेटा वो हटा दिया गया आर्टिकल 370। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कुछ स्टेट्स के द्वारा स्पेशल प्रोविजंस का इस्तेमाल किया जा सकता है इन द केस ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स। तो ये तो हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है बेटा वो आपकी सबऑर्डिनेट के रूप में कार्य करती है। तो वी कैन से दैट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा उसके पास ज़्यादा पावर होती है। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा बेटा किसके बारे में, हमने यूएस के बारे में पढ़ा कि वहाँ पे जो फेडरेशन है दैट इज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, जहाँ पे इक्वल पावर्स होती स्टेट्स के पास, जो कि स्ट्रॉन्ग एक फेडरल गवर्नमेंट का एक फीचर भी है। लेकिन हमने इंडिया का पढ़ा, हमने इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, जहाँ पे पावर जो होती है बेटा वहाँ पे उनके पास ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ पे सेंटर के पास पावर ज़्यादा होती है, और स्टेट गवर्नमेंट एक सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट के रूप में वर्क करती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Here are 3 रिएक्शन टू द लैंग्वेज पॉलिसी फॉलोड इन इंडिया। आपको मैंने लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में भी अपनी वीडियोस में पढ़ाया था बेटा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि लैंग्वेज पॉलिसी आई थी, हमारे जो स्टेट्स का है डिवीजन भी हमने किसके अनुसार किया था, लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार ही किया था। जैसे कि जहाँ पे जिस तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है तो उसके अनुसार हमने डिवीजन कर दिया था। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज पॉलिसी इज ऑल्सो फॉलोड बाई इंडिया। और कुछ हमारी क्या है, हमारी कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज भी हैं और कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके बारे में बताया गया है। तो ये देखते हैं, here are 3 reactions to the language policy followed in India given argument। एक तो हमें आर्गूमेंट देना है एंड एग्जाम्पल टू सपोर्ट दिस पोजिशंस का, और एक हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताना। स्पोर्ट का मतलब होता है कि उसके फेवर में हमें कोई एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे 3 हैं बेटा, 3 यहाँ पे करेक्टर्स हैं, संगीता, अरमान एंड हरीश, जो कि आपके लैंग्वेज के रिलेटेड में कुछ बताएंगे आपको रिएक्शंस के। देखिए संगीता, द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन है स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। अकोमोडेशन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना बेटा, तो वो क्या करेगा बेटा, नेशनल यूनिटी को क्या करेगा, स्ट्रेंथ करेगा। अरमान, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि हमने स्टेट्स को किसके अनुसार किया है बेटा, डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस और देयर लैंग्वेज। बेटा तो हमने किसके अनुसार डिवाइड किया है बेटा, कॉन्शियस का मतलब उनकी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए कि कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज को बोला जाता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमने स्टेट्स का डिवीजन किसके ऊपर किया है, लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार किया है। थर्ड वन इज हरीश, द पॉलिसी हैज़ ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश और ऑल अदर लैंग्वेज। तो पॉलिसी ने किसको हेल्प किया है, ताकि डोमिनेंस हो पाए किसका, इंग्लिश का, ऑल ओवर द अदर लैंग्वेज, क्योंकि हमने ऑफिशियल लैंग्वेज में भी इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। फ्रॉम अबोव ऑल द 3 गिवन रिएक्शन, संगीता रिएक्शन इज द बेस्ट। किसका रिएक्शन बेस्ट है बेटा, संगीता का। बिकॉज ऑफ हर आवर पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन द यूनिटी इज अवर नेशन। हमारी यूनिटी क्या है बेटा, नेशन की, हमारी अकोमोडेशन ऑफ यूनिटी हैज़ बीन स्ट्रेंथनड हुई है, क्योंकि देर आर मैनी अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं लाइक श्रीलंका, वेयर द लैंग्वेज ऑफ मेजोरिटी हैज़ बीन प्रमोटेड, जहाँ पे मेजोरिटी की लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। प्रमोट करने का मतलब क्या है बेटा, कि जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा डोमिनेशन की पावर मिली है, जिसकी मेजोरिटी जैसी है। जैसे कि हमने पढ़ा भी था बेटा सिन्हाला के बारे में, और वहाँ पे 2 तरह की कम्युनिटीज़ हैं, एक सिन्हाला के रूप में पाई जाती है और एक तमिल्स के रूप में पाई जाती है। लेकिन इन आवर कंट्री देयर इज इक्वल स्टेटस। कैसा स्टेटस दिया गया है बेटा, इक्वल स्टेटस गिवन टू ऑल अदर मेजर लैंग्वेजेस को भी स्पोकन इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार मैंने क्या दिया है, इक्वल स्टेटस दिया है।
जैसे पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन इज नॉट ओनली एलिमिनेटेड, ये सिर्फ एलिमिनेटेड नहीं करेगा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रुप्स का, बट आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन को ईजियर भी बनाएगा। सो ड्यू टू दिस पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन देयर इज ए लार्जर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में क्या होगा बेटा, लार्जर पार्टिसिपेशन होगा बाय पीपल हु स्पीक वेरियस लैंग्वेज, जो लोग क्या बोलते हैं बेटा, ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने एक फीचर इसकी सिमिलरिटी में बताया और एक फीचर हमने इसके अपोजिशन में बताया। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज, उसके बारे में बताना है बेटा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट कुछ पावर देती है, प्रोविंशियल का मतलब होता है जो लोकल लेवल पे होती है। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो 3 लेवल बताए गए, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का। इलेक्टेड ऑफिशियल, जिनको इलेक्ट किया जाता है, एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो क्लियरली आपको ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है बेटा, जहाँ पे गवर्नमेंट पावर को डिफरेंट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इज फाउंड ऑन 3 ब्रांचेज, जहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होता है, एंड द गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन दीज डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हैंस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांटा जाता है। आगे है ये बेटा, ए फ्यू सब्जेक्ट्स इन वेरियस लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन हेयर, कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो हमें उनको 3 लिस्ट में, जैसा कि आपको बताया कि हमारी लिस्ट किसके अनुसार बनाई गई है बेटा, 3 लिस्ट है हमारी। एक तो हमारी है यूनियन लिस्ट है, एक हमारी स्टेट लिस्ट है, एक हमारी कंकरेंट लिस्ट है। तो हमारी जो यूनियन लिस्ट है दैट इज रिलेटेड टू द सेंटर, एंड द स्टेट इज रिलेटेड टू द स्टेट, एंड कंकरेंट लिस्ट दैट इज रिलेटेड टू द बोथ यूनियन एंड स्टेट। तो उससे देना बेटा, सबसे पहले आता है बेटा डिफेंस, और क्या दे रखा है बेटा, पुलिस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बैंकिंग, फॉरेस्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड मैरिजेज बेटा। तो यहाँ पे देखिए, जो डिफेंस, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशंस हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट, वो आपका आएगा यूनियन लिस्ट से रिलेटेड। और आपका जो आएगा, एक आएगा बेटा स्टेट लिस्ट में, आपकी पुलिस है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्ड स्टेट के अनुसार करती है, एग्रीकल्चर भी स्टेट का और ट्रेड भी स्टेट का है। एंड एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिजेज बेटा, फॉरेस्ट को बचाना भी, एजुकेशन को प्रमोट करना भी, और मैरिजेज भी बेटा, ये बोथ दोनों लिस्ट में आता है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द सेंटर के अनुसार भी वर्क होता है और आपका स्टेट के अनुसार भी वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एग्जामाइन द फॉलोइंग पेयर दैट गिव द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड पावर द गवर्नमेंट, तो उनकी बेटा हमें लेवल को एग्जामाइन करना गवर्नमेंट के, एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड लेवल टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन बेटा। और उसके बाद कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसके अगेंस्ट में लॉज बनाए जाते हैं, तो उसमें करेक्टली मैच जो नहीं है बेटा उसको बताना बेटा। देखो, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट से रिलेटेड होती है बेटा, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट से होती है बेटा, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट से होती है। तीनों तो हमें पता ही होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट आपकी स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आपकी कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड है। और लोकल गवर्नमेंट बेटा रेजिडुअरी पावर्स नहीं होती उनके पास, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी कानून वगैरह लिस्ट नहीं प्रोवाइड की गई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस वी कैन से दैट ऑप्शन 4 इज नॉट इज करेक्टली मैच बेटा। रेजिडुअरी पावर ऑफ रेगुलेशन आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट, क्योंकि रेजिडुअरी पावर जो होती है लेजिस्लेशन की वो सारे की सारी आपकी पार्लियामेंट में इनहेरिटेड होती है। द फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्लेस मैटर ऑफ नेशनल कंकरेंसी इन द यूनियन लिस्ट बेटा, दोज ऑफ प्योरली स्टेट और लोकल सिग्निफिकेंस इन द स्टेट लिस्ट। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं मोस्ट कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन वर प्लेस्ड इन द कंकरेंट लिस्ट। तो दोनों किस में बताए गए हैं आपके, जो आपके दोनों के हैं दैट इज अंडर टू द कंकरेंट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट में आपकी आती है स्टेट लिस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है आपकी यूनियन लिस्ट। और इसके ऊपर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उनमें इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जिसमें कंकरेंट लिस्ट में आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट है, मैरिजेज हैं, या फिर एजुकेशन है दैट इज़ अकॉर्डिंग द कंकरेंट लिस्ट, या डिफेंस है आपका यूनियन लिस्ट में आता है, और जैसे पुलिस वगैरह है बेटा ये आपकी स्टेट लिस्ट में आती है, ट्रेड आपका स्टेट लिस्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैच लिस्ट व्हाट विल लिस्ट टू बेटा, तो यूनियन ऑफ इंडिया दे रखा है, स्टेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमें मैच करना है। तो आपको पता है बेटा, देखो यूनियन ऑफ इंडिया में क्या आता है बेटा, आपका प्राइम मिनिस्टर आता है बेटा, जो कि आपका पूरा सेंटर से रिलेटेड होता है। और दूसरा आता है बेटा स्टेट में आपका गवर्नर होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बेटा मेयर होते हैं, और ग्राम पंचायत दैट इज कनेक्ट टू द लोकल गवर्नमेंट से बिलोंग करती है बेटा, उसमें कौन होता है बेटा, आपका सरपंच होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हमारा ग्राम पंचायत में कौन आता है, सरपंच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई बेटा, तो उन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद सबसे पहले
इन ए फेडरेशन द पावर ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमैक्रेटेड। तो क्योंकि पावर जो होती है बेटा फेडरेशन में, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमैक्रेटेड होती हैं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूटेड होती हैं। तो फेडरेशन पावर में इंडिया इज ए फेडरेशन, इंडिया एक फेडरेशन है बिकॉज द पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड की गई हैं बेटा, स्टेट गवर्नमेंट की भी और यूनियन गवर्नमेंट की भी। दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शंस हैं और रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो कि आपका लिस्ट के अकॉर्डिंग आता है। श्रीलंका इज ए फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। तो क्या फेडरेशन प्रोविंसेस में डिवाइड होने से हो जाता है। इंडिया इज नो लॉन्गर ए फेडरेशन बिकॉज सम पावर ऑफ द स्टेट्स हैव बीन डिवोल्व इन द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट बेटा। तो ऊपर बताना बेटा कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो देखिए, वी नो दैट इन ए फेडरल गवर्नमेंट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ऑफ द 3 ब्रांचेज। तो हमारी 3 ब्रांचेज होती हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डेमोक्रेटेड होते हैं। तो पहली दो स्टेटमेंट थी बेटा बिल्कुल क्लियर थी कि जो कि आपकी गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेज में होती हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं तो इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री। तो इसके बाद हमारा एक ऑप्शन जो लास्ट में दिया गया, 2 में से एक दिया गया है जिसमें इंडिया को फेडरल कंट्री नहीं बोला गया है, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और एक दिया गया है कि श्रीलंका को अगर प्रोविंसेस में बांटा गया तो इसका मतलब वो एक फेडरल कंट्री हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि प्रोविंसेस में बांटने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि उसको हम फेडरल कंट्री बोल सकते हैं, क्योंकि फेडरल कंट्री के भी अपने कुछ डेमोक्रेशंस होते हैं जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि दैट इज फेडरल कंट्री। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए एंड बी आर द जो स्टेटमेंट्स बेटा वो आपकी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था बेटा आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस में हमने क्या क्या पढ़ा है, किस किस तरीके से पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन जो हमने दे रखा है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशंस के बारे में बताना है, तो जिसमें ऑप्शन ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। और एक में हमें स्टेट्स को मैच करना, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया आपका प्राइम मिनिस्टर से है, आपकी ग्राम पंचायत सरपंच से है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, आपका स्टेट गवर्नर से रिलेटेड होता है, तो ये मैच लिस्ट करनी है। एक आपकी लिस्ट रिलेटेड दे रखे हैं बेटा, कौन सी लिस्ट किस में इनहेरिटेड होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी सेंट्रल लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, और दोनों की जो कॉमन इंटरेस्ट की होती है उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनको हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, भी डिफेंस, पुलिस, एग्रीकल्चर वगैरह कौन से उसमें आते हैं। उसके बाद हमें डिस्टिंग्विश फीचर बताना फेडरल गवर्नमेंट का क्या होता है बेटा, तो उसके बारे में बताया गया कि जो 3 ब्रांचेज होती हैं, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि हमारी जो 3 ब्रांचेज के अनुसार डिवाइड किया जाता है बेटा, उसमें क्या होता है, जैसे लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इनके अनुसार उसको डिवाइड किया जाता है। तो क्या होता है, हमारा डिस्टिंग्विश फीचर होता है जिसमें डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जिसमें आपके यहाँ अलग अलग आपके पोर्शंस आते हैं। तो एक ये दे रखा था। एक हमें बताना था बेटा कि लैंग्वेज पॉलिसी के अनुसार 3 हैं बेटा, कोई 3 करेक्टर्स हैं यहाँ पे, संगीता, अरमान एंड हरीश के बारे में बताया था, जो आपकी लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बताते हैं कि स्ट्रेंथन हमारी यूनिटी को करता है और इससे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी क्या होता है, ईजियर्स हो जाता है। तो हमें रिएक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा था कि हमने यूनाइटेड स्टेट के फेडरलिज्म के बारे में जाना था कि जो कि हमारा बेटा कमिंग टुगेदर है, प्योरली फॉर्म ऑफ फेडरेशन गवर्नमेंट है। और एक हमने इंडिया के बारे में जाना था जो कि होल्डिंग टुगेदर, जो कि क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है बेटा। अगर कमिंग टुगेदर में बात करें तो वहाँ पे स्टेट्स के पास स्ट्रॉन्ग पावर होती है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे सेंटर के पास स्ट्रॉन्ग पावर होती है। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। ना क्वेश्चन नंबर 5 में हमने अमेंडमेंट्स में देखा था कि 1992 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, उसके बाद क्या चेंजेज आए थे, क्या चेंजेस को महसूस किया गया था। तो एक तो हमारे रेगुलर इंटरवल पे क्या हुए थे बेटा, इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए थे, एंड सेकेंड वन इज अमेंडमेंट से पहले कोई भी मान ले रिसोर्सेज और पावर हमारे पास नहीं थे लोकल गवर्नमेंट के पास, लेकिन अमेंडमेंट्स के बाद क्या आ गए थे बेटा, वो उनके पास क्या आ गए थे,
रिसोर्सेज और पावर आ गए थे। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर यूनिटरी में डिफरेंस पढ़े थे। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस, क्या क्या है बेटा, और हमने एक फीचर भी बताया था बेटा फेडरलिज्म में जो कि इसके रिलेटेड आता है, एक सिमिलर था बेल्जियम से और एक उससे डिफरेंट बताया था। और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे जिसमें कुछ फेडरल कंट्रीज़ के बारे में बताया था हमने कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील है बेटा, ये हमारी या रसिया है बेटा, दी ज़्यादा कुछ कंट्रीज हैं जिनमें बिल्कुल क्या है फेडरल कंट्रीज़ के रूप में इनको देखा जाता है। उनको सेट करना था मैप के ऊपर, क्योंकि आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे बेटा ये आपके मैप से रिलेटेड थे। और कुछ इंडिया के स्टेट्स थे जैसे गोवा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और सिक्किम स्टेट्स थे बेटा जिनके बारे में हमने बताया था इंडिया के मैप के बारे में। तो ये था बेटा आपका एनसीईआरटी पोर्शन आपके चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का। सो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन।